पेज नंबर 198 पे क्वेश्चन का कोई इशू तो नहीं इसको जी 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 एडमन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हाँ मेरे को रेफरेंस ठीक नहीं है एक एंट्री ठीक कर लेंगे एंट्री का रेफरेंस एडमन एंड सेलिंग का जो एक लेजर बना हुआ ना उसमें कैश लिखा एडमन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट पोस्टिंग ठीक है मतलब पोस्टिंग तो नहीं हुई हाँ ये रेफरेंस ठीक कर लीजिएगा आंसर वाले पेज पे पेज नंबर 199 पर एक एडमन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस का वैसे ये लेजर्स बनाने भी नहीं थे लेजर पर 4 रिकॉर्ड नहीं बस 4 लेजर बनाने था बाकी एक्सप्रेस ही बनाया कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री बताएं अगर फैक्ट्री का लेजर बन रहा फैक्ट्री काउंटिंग हो रही है बताना है जर्नल लेजर के एंट्री बताया कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और फैक्ट्री लेजर और यहाँ फिर हो जाएगा जर्नल लेजर डेबिट और फिनिश गुड्स शायद होना चाहिए यहाँ का लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ सेल फिनिश गुड्स ये रेफरेंस ठीक कर लेंगे ये भी रेफरेंस ठीक कीजिएगा जर्नल लेजर में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये क्या एंट्री बनती है फैक्ट्री की बुक्स में नहीं पूरी डबल एंट्री बोले ना पूरी डबल एंट्री बोले कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट अब इसे करें ब्रेक जर्नल लेजर डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड फैक्ट्री लेजर क्रेडिट तो ठीक है रेफरेंस फिनिश गुड्स होना चाहिए और कोई गलती उधर तो आया यार एंजन ना कर यार आया अमाउंट सही लिखे हुए रेफरेंस शायद एक जगह 2 जगह डबल टाइप हुआ फिनिश गुड्स के लेजर में अलहमदुलिल्लाह है भैया ये पेज नंबर 200 ही कर कॉस्ट ऑफ सेल हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाएंगे वो डेफिनेटली इसमें फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग हो जाएगी जी ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये पेज नंबर 200 पे क्वेश्चन है इसमें रिक्वायरमेंट में है पेज नंबर 201 4 लेजर्स बनाने हैं बोले कौन सा बनाना ये तो उसी तरह मिलता जुलता ये कॉस्ट लेजर फैक्ट्री लेजर में बनाना है फैक्ट्री बुक्स में बनाना है आपको इसकी बी रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग ग्रॉस प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स ग्रॉस प्रॉफिट एज पर कौन कौन सा कॉस्ट अकाउंट्स मींस फैक्ट्री की बुक्स के मुताबिक और फाइनेंशियल अकाउंट्स के मतलब हेड ऑफिस की बुक्स के मुताबिक आइडियली तो ये सेम होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट जहां मर्जी आप कैलकुलेट करें लेकिन एक सेकंड ब्रैकेट पढ़ेगा इसमें डिफरेंस आ सकता है कि स्टॉक्स की मेजरमेंट डिफरेंट हुई हो और वो उसके भी नीचे एक नोट पढ़े पेज नंबर 201 पे हूं इसमें रॉ मटेरियल के स्टॉक्स फैक्ट्री और हेड ऑफिस की इस वजह से डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि हो सकता है वहां FIFO वेटेड लग रहा हो यहाँ या वाइस वर्सा और वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स के इस वजह से डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मसला है मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमेशा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है लेकिन अगर फैक्ट्री में मार्जिनल कॉस्टिंग हो और हेड ऑफिस में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज किया हो तो फिर प्रॉफिट सेम क्यों नहीं आएंगे स्टॉक की मेजरमेंट डिफरेंट हो जाएगी तो आप लोग इस तरह करिए क्वेश्चन मेरे ख्याल इतना इशू नहीं है एक क्वेश्चन लिखेंगे अगर मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में जब आप रिकंसिलिएशन बनाते हैं तो स्टॉक्स आते हैं बीच में प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन लेकिन वो जो प्रॉफिट्स हैं वो है मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे तो वहाँ रॉ मटेरियल का स्टॉक डिफरेंट नहीं होता है ये भी जरा सही रिवाइज करना एक प्रेप ही रखना है में उसको जरा एक नजर रिवाइज कर लीजिए उसमें वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स वगैरह की एडजस्टमेंट है लेकिन यहाँ रॉ मटेरियल भी है तो ये मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट नहीं रिकंसाइल करना आपने
कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का करना है, तो इसमें ये तीनों स्टॉक्स आ सकते हैं। करना वही है जो आपको अदरवाइज पता है। ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट को क्या करता है, कम कर देता है, और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देता है। फिर उसको रिवर्स करें या उसको इनकॉर्पोरेट तो अकॉर्डिंग इफेक्ट्स जरा रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये ट्राई कर लीजिएगा, मेरे ख्याल इसमें अटेम्प्ट होता है वैसे तो एक नजर। लेकिन ये फ्रैपी वॉल्यूम 1 में है, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के में थोड़ा सा जरा रिवाइज हो जाएगा कि रिकंसिलिएशन में फिर वर्क इन प्रोसेस भी आता है, फिनिश गुड्स भी आता है, लेकिन यहाँ रिकंसिलिएशन में रॉ मटेरियल के स्टॉक्स भी डिफरेंट है। तो एक नजर रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट वही है सर। तो इसको रख लें होमवर्क, तो इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेते हैं। छोटे छोटे जरा काम खुद से कर लेंगे। जी सर। नहीं अगर एंड में कॉस्ट अगर उधर से फोन करके पूछ लो तो आ तो सकता है, लेकिन लेजर मेंटेन नहीं कर रहा, बुक्स नहीं बनाई जाती, लेकिन एंड में अगर चाहें कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो वो तो सेल पता तो है नहीं, उनसे पूछेंगे, सेल पूछेंगे ना, स्टॉक्स तो अपने ही हैं। फिनिश गुड्स का लेजर तो बना रहे हैं, रॉ मटेरियल का भी बना रहे हैं, वर्क इन प्रोसेस का भी बना रहे हैं। हमारी स्टॉक की फिगर्स डिफरेंट होने की वजह से हमारे मुताबिक ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंट हो सकता है। फिर हमने हो सकता है फिक्स्ड ओवरहेड्स को, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को पीरियड कॉस्ट बनाया, उन्होंने IS2 अप्लाई किया, इस वजह से फर्क आता है। पेज नंबर 289 का लीजिए। लेबर के वेरिएंसेस को रिवाइज करने को कहे थे, रिवाइज कर तो नहीं लिए? अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा जरा आइडल टाइम पे डिस्कशन करनी है जरा, पेज नंबर 289। आइडल टाइम का वेरिएंस अगर हो तो लेबर वेरिएंसेस जरा फॉर्मूला रिवाइज करना जरा, जो अभी तक आपको पता है। लेबर टोटल वेरिएंस का फॉर्मूला, टोटल भाईजान, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स पेड हो जाता है अगर आइडल टाइम, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, और नीचे रेट वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स पेड हो जाएगा अगर आइडल टाइम है। एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला वही है, स्टैंडर्ड रेट सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, लेकिन बीच में ब्रेक आइडल टाइम आ जाता है, एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड। लेकिन थोड़ा सा एक बीच में एक और काम भी है, पढ़े जरा पहले आइडल टाइम होता है कि रिवाइज करना। आइडल टाइम occurs when direct labor employees are being paid out but have no work to do so. The causes of idle time may be breakdown in production, for example machine breakdown हो गई जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस रुक गया, halt हो गया। Second possibility may be time spent waiting for the work due to bottleneck और hold up की एग्जांपल, लाइट गई लेकिन जनरेटर में भी ऑयल नहीं था, मशीन तो है लेकिन लाइट नहीं है, जनरेटर भी बगैर ऑयल के अगर है तो जनरेटर भी नहीं चल रहा, काम अल्हम्दुलिल्लाह रुक गया। नंबर 3, रनिंग आउट ऑफ वाइटल रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन हो रही थी, रॉ मटेरियल ही खत्म हो गया और अब नई रॉ मटेरियल की डिलीवरी का वेट हो रहा है। होना चाहिए ऐसे लेकिन हो जाता है। A lack of work due to lack of customer order, एम्प्लॉइज को हमने सुबह बुला लिया था काम के लिए 12 बजे, जो ऑर्डर से वो कंप्लीट हो गया, बाद में फिर ऑर्डर ही नहीं था, तो क्या एज एन एम्प्लॉय आपको पैसे मिलने चाहिए और एज एन एम्प्लॉयर भी आपको देने चाहिए, तो सीधी सी बात। लेकिन उस टाइम अब काम नहीं हो रहा होगा बाकी दिन का, लेकिन पैसे आपको देने पड़े। ठीक हो गया। तो idle time, a feature of idle time is that it is recorded and the hours lost due to idle time are measured. Idle time variance is part of labor efficiency variance। असल में हुआ ये था उस जमाने में कि लेबर एफिशिएंसी का जो फार्मूला था वो कंपनी की इनएफिशिएंसी बाय द नेम ऑफ आइडल टाइम और एम्प्लॉइज की इनएफिशिएंसी बाय द नेम ऑफ एफिशिएंसी वेरिएंस अलग-अलग हो गया। वहां से पता ये चला था कि इकट्ठा अगर रहेगा तो हमारी इनएफिशिएंसी एम्प्लॉइज की मे बी एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी के साथ मिक्सअप हो जाएगी। तो एफिशिएंसी वेरिएंस
सब डिवाइड हो जाता है बिटवीन एम्प्लॉइज एफिशिएंसी वेरिएंस एज इट इज और आइडल टाइम वेरिएंस बाय एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर वर्क। तो उसमें भी स्टैंडर्ड रेट है, तो स्टैंडर्ड रेट असल में एफिशिएंसी वेरिएंस में है, तो स्टैंडर्ड रेट की ही बेस पे दोनों वेरिएंसेस हैं। तो अपनी और एम्प्लॉइज की इनएफिशिएंसी बस अलग हो जाती है, एफिशिएंसी अलग अलग कैलकुलेट हो जाती है। अब दो पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटी हमने पहले पढ़ी हुई है, एक छोटी सी बीच में और आ जाएगी। आइडल टाइम इज नॉट अ, मतलब इसका ये कि कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आइडल टाइम बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं, और अगर एक भी मिनट एक्सपेक्टेड नहीं है और एक मिनट भी आइडल टाइम हो जाए तो फिर हमेशा ये एडवर्स होगा। एक्सपेक्टेड कुछ नहीं है, एक लम्हा भी आइडल टाइम हो जाए तो हमेशा एडवर्स वेरिएंस होगा। हमने पहले यही पढ़ा हुआ, एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट, हमेशा आइडल टाइम हमने एडवर्स ही सुना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आइडल टाइम प्रोडक्शन प्रोसेस में नेसेसरी सॉर्ट ऑफ है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो देन फिर एडवर्स सब होगा जब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आइडल टाइम हो रहा हो, और फेवरेबल भी हो सकता है अगर एक्सपेक्टेशन से। तो वो किस सिचुएशन में, वो सेकंड हेडिंग देखें, आइडल टाइम इज अ रेगुलर फीचर। लेकिन पहले जरा ऊपर जाके नॉट रेगुलर फीचर में फार्मूला रिवाइज करना। आइडल टाइम इज नॉट रेगुलर फीचर and therefore idle time is not built into the standard cost. Idle time variance is always adverse. Why? होना नहीं चाहिए था, हो गया, अगर नहीं होना चाहिए था और हो गया तो फिर एडवर्स ही है। तो व्हाट इज द फार्मूला इन दैट केस? एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर्स में वर्किंग हो रही है। लेकिन if the idle time is a regular feature of the production process and therefore idle time is built into the standard cost, ये मैं भी नीचे दिखाता हूँ फिर कैसे बिल्ड होती है। Idle time variance may be favorable or adverse depending on whether the actual idle time is more or less than the standard idle time. So in that case फिर जरा फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा, एक्सपेक्टेड आइडल टाइम माइनस एक्चुअल आइडल टाइम, और फेवरेबल कब होगा? एक्चुअल आइडल टाइम कम होगा, और एडवर्स कब होगा? तो आइडल टाइम के दो फॉर्मूले हो गए इसका मतलब, एक कौन सा था? और अगर एक्सपेक्टेड आइडल टाइम का भी कोई जिक्र हो तो फिर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आइडल टाइम का आपने डिफरेंस लेके, रेट वही है, स्टैंडर्ड रेट वही है, पर आर आपने लगाना है, एम्प्लॉइज के वेरिएंस की बात हो रही है। देन इसको समझने के लिए जो दूसरा पड़ा है वो रेगुलर फीचर, इसके नीचे दो मेथड्स लिखे हुए, लेकिन मेथड्स से पहले आप जरा पेज के बिल्कुल एंड पे आ रहे हैं, एक एग्जांपल को पहले बेस बना लें। वही पुरानी चीजें आ रही हैं सर। स्टैंडर्ड लेबर रेट दिए हुए 500 रुपए पर आवर, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन शुड टेक, रिक्वायर्ड टाइम है, यूज टाइम है, should take 3.6 hours to produce. Next line, expected idle time is 10% of total time paid for. पेज नंबर जरा ढूंढने 181, जरा एक मिनट देखिए, कल भी गए थे हम टारगेट कॉस्टिंग में, या थोड़ा सा पीछे ही टारगेट कॉस्टिंग में, यही पीछे तो नहीं, इससे पीछे एग्जाम्पल नंबर 1 कौन सा पेज है? ये वाला 171 पेज के ऊपर जो एग्जाम्पल 1 है उसमें डायरेक्ट लेबर वाला पैराग्राफ पड़ा है। One unit requires 0.5 hours, requires, however there is an unavoidable idle time of 5% of what? Total labor hours paid. यही आपने कुछ छोटा सा कोई बॉक्स बनाया होना चाहिए या कहीं रजिस्टर बनाया होगा, अगर रजिस्टर बनाया होगा खुद ही सोचा था। रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड की परसेंटेज कितनी है? 95। पेड 4 आवर्स, यूज टाइम के पैसे दे रहे होंगे आप या रिक्वायर्ड टाइम के? अगर आइडल टाइम है तो यूज टाइम के पैसे क्यों दे रहे होंगे? क्योंकि आइडल टाइम के पैसे देने पड़ते हैं अगर हमारी नेग्लिजेंस है, वन सेकेंड हमारी नेग्लिजेंस है।
तो 0.95 हो जाएगा शायद, 5 डिवाइड बाय 0.95 इंटू 100। तो उसी को देखें जरा, एक सिंपल के बोर्ड पे देखें। अब 3.6 क्या है यहाँ, शुड टेक, और 10% किसका, टोटल टाइम पेड फॉर, व्हाट इज 100, यूज टाइम, रिक्वायर्ड टाइम। 3.6 कितने परसेंट है, बनाए वर्किंग, ये वर्किंग तो हो जाएगी, मतलब ये परसेंटेज बस समझ लें दोबारा जरा। 100 किसको रख रहा है वो, पेड फॉर मींस यूज टाइम को। इट मींस अगर शुड टेक 3.6 है लेकिन 10% ऑफ द टोटल टाइम पेड फॉर लॉस हो जाना, तो इसका मीनिंग भी बना कि 4 घंटे यूज करेंगे तो 3.6 आवर्स रिक्वायर्ड टाइम निकलेगा। आता है याद सब, 3.6 डिवाइडेड बाय 90 into 100, ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लिख लें बल्कि। क्या इस 4 के अंदर आइडल टाइम है, 4 के अंदर, हाँ जी 0.4 आइडल टाइम, नीचे जरा कंप्लीट करना 3 लाइन और। Therefore 3.6 hours is 90% of the time that must be paid for to make 1 unit. 4 hours must be paid to make 1 unit. दोबारा repeat हो रहा है। Expected idle time is how much? या तो 4 का 10% कर लें और या 3.6 डिवाइड बाय, कैलकुलेटर पे करना, डिवाइड बाय 0.9 इंटू 10 भी हो सकता है, डिवाइड बाय 90 इंटू 10, 90 से भी 10 आ सकता है और 100 से भी 10 आ सकता है। देन सर जरा अपने ज़हन में एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड लाएं जरा, कभी सुना है बड़ी, क्या होता है? हाँ जी, जिसपे स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखी होती है, मटेरियल कितने केजीज कितने रुपए, लेबर वगैरह, ओवरहेड्स वगैरह, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। अगर आइडल टाइम रेगुलर फीचर हो तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पे लेबर की कॉस्ट लिखने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, डाटा देखना आपने ये वाला, कितने घंटे चाहिए एक यूनिट को, 4। एक तो सीधा ये कि आइडल टाइम बीच में ही रखना है और इनटू रेट ढूंढना, 500, 200 रुपया हो गया, सॉरी 2000 हो गया लेबर कॉस्ट पर यूनिट, इंक्लूडिंग आइडल टाइम, इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड आइडल टाइम कॉस्ट। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पे लेबर का 3.6 इंटू 500 अलग लिखा जाए और 0.4 आइडल टाइम अलग प्रेजेंट किया जाए। तो आइडल टाइम अगर अलग प्रेजेंट कर लेंगे तो आंसर 1800 हो जाएगा और 200 हो जाएगा, टोटल वही 2000। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पे अगर आइडल टाइम है तो लिखने का एक तरीका क्या है कि इंक्लूड कर दें, आर्स में ही आइडल टाइम इंक्लूड कर दें, और एक ये है उसे सेपरेटली प्रेजेंट कर दें। तो ये अगर अपने हाथ से लिखना, पेज के नीचे जगह बना लें, बाद में इंग्लिश में यही ऊपर लिखा हुआ 2 मेथड्स। कुछ परसेंटेजेस लॉसेस से यूज तो हो गए सर। जी एनी कंफ्यूजन है, जरा पढ़ ले मेथड 1 और मेथड 2 क्या, मेरे ख्याल में मैंने शायद नंबरिंग उलट कर दी।
ऊपर बताएं मेथड 1 मैंने नीचे कहाँ लिखा, इंक्लूड द आइडल टाइम एज अ सेपरेट एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये मेरे ख्याल मैंने जो दूसरा लिखा नीचे वो उससे पहला कह रहा है, सो दैट द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इज अ पार्ट ऑफ टोटल का पार्ट तो है लेकिन सेपरेट एलिमेंट के तौर पे नजर आ रहा है। और दूसरा क्या, इंक्लूड अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ आइडल टाइम इन द स्टैंडर्ड आवर्स, वो 4 की शायद बात हो रही है। तो एक तरीका क्या है बोलने जरा थोड़े से वर्ड्स, सेपरेट एलिमेंट के तौर पे आ रहा हूं या बीच में ही आ रहा हूं, आवर्स के अंदर ही आ रहा हूं। अभी एक क्वेश्चन इंशाल्लाह इसका करेंगे, लेकिन पहले इस तरह करें, वॉल्यूम 1 मैंने कल कहा था शायद, वॉल्यूम 1 में कुछ वेरिएंसेस की रीजनिंग पढ़नी है। आपके अगर ज़हन में आए तो कुछ क्वेश्चंस के नीचे लिखा होता था व्हाट इज द रीजन ऑफ द वेरिएंस, डिस्कस द रीजन ऑफ वेरिएंस, व्हाई इट इज फेवरेबल एडवर्स। तो अल्लाह करे अब हमें वेरिएंसेस आते हैं तो थोड़े से जरा रीजन भी पढ़ना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं, पेज नंबर आपके पास है 158, पेज नंबर 158 के स्टार्ट से शुरू करें। वेरिएंस एनालिसिस रीजंस, डायरेक्ट मटेरियल पॉसिबल कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस, ये पढ़ें जरा पहला पैराग्राफ। When various occur and they appear to be significant, चाहे फेवरेबल हो या एडवर्स हो, अगर सिग्निफिकेंट है, मटेरियल अमाउंट है, अगर तो मटेरियल सी है तो वो तो इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर significant amount, the management should investigate the reason, and if the cause of the reason is something within the control of the management, अगर तो किसी ऐसी वजह से वेरिएंस आया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनएक्सपेक्टेडली इन्फ्लेशन बढ़ने से प्राइसेस बढ़ गई, तो उसका तो शायद फिर ऐसी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई रीजन ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में थी, उसके लिए फिर एक्शन भी होना चाहिए ताकि आइंदा दोबारा वो ना आए। अगर फेवरेबल है तो उसका मतलब ये होगा कि अब आपको अपना स्टैंडर्ड एडजस्ट करने की जरूरत है। हो सकता है स्टैंडर्ड ही सही ना बनाओ, एक तो ये भी है ना कि स्टैंडर्ड ही हम अनरियलिस्टिक सा बनाए, मैं आज 15 मिनट पढ़ूंगा, बल्कि ये भी शायद ज्यादा एग्जेजरेटेड है, मैं आज नहीं किताबों की तरफ देखूंगा, और अगर नजर भी पड़ेगी तो फेवरेबल है। तो अगर इस तरह के फेवरेबल है तो इसका मतलब ये है कि बजट सही करने की जरूरत है, ऐसी खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आपका बजट ठीक था, वाकई परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, लाइक ह्यूमनली पॉसिबल, मेरा ख्याल है 2-4 घंटे तो पढ़ने होंगे, लेकिन अगर आप बैठ ही जाएं और सुबह तक पढ़ते ही रह जाएं तो ये ठीक है, अप्रिशिएट होना चाहिए। इसका मतलब बजट ठीक था, ह्यूमनली 4-5 घंटे काफी है, लेकिन जज्बात का क्या करें, अब सवाल शुरू कर बैठे, दिल ही नहीं क्या खत्म किए बगैर, और फिर कहा आज कर ही लेता हूँ, सारे हो तो रहे हैं, तो ये तो ठीक है, एक्सेप्शंस हो सकती हैं। आप एक्सेप्शन है सर, नौजवानों का दिल कर उठता है, एक सवाल हो जाए तो बच्चों का दिल करता है यार अगर एक हो गया तो टॉपिक कंप्लीट ही कर लेता हूँ, फिर कहीं भूल ना जाए। ठीक है सर, तो फेवरेबल की भी वजह ढूंढनी चाहिए, फेवरेबल क्यों है, और फेवरेबल पे ऐसे ही खुश नहीं होना चाहिए। हाँ, अनलेस वाकई खुशी की कोई वजह। तो कौन से वेरिएंसेस इन्वेस्टिगेट होने चाहिए सर, जो सिग्निफिकेंट नहीं, सिग्निफिकेंट है चाहे फेवरेबल हो एडवर्स, रीजन ढूंढनी चाहिए, और कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट होने चाहिए अगर कोई लिए जा सकते हैं तो। अब आगे नीचे वेरिएंसेस शुरू हो जाएंगे, उसी तरतीब से तकरीबन है जिस तरतीब से आपने पढ़ा हुआ है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला जरा बोल दो। क्या ये फेवरेबल हो सकता है कब, लेकिन अब हमने ये पढ़ना है कि आखिर ये फेवरेबल हुआ क्यों, ये रेट कम हुआ क्यों, उसकी क्या रीजन हो सकती है। तो पढ़े नीचे जरा, पेन हाथ में रख लीजिएगा, कुछ हमने वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं,
ताकि उन पे बाद में भी नजर पड़ जाए, कुछ याद आ जाए। तो कहता है डिफरेंट सप्लायर्स वर यूज्ड एंड दीज चार्ज्ड अ लोअर प्राइस देन द यूजुअल सप्लायर। हमने जब बजट बनाया था तो जो सप्लायर हमारे जहन में था कि हम उससे चीजें खरीदेंगे, एक्चुअली हमने उससे कोई बजाय बाकी लोगों से चीजें खरीदी, और जिनसे खरीदी उन्होंने प्राइस वो नहीं चार्ज की जो वो यूज करता, वो सॉरी जो वो चार्ज करता था जिससे हम नॉर्मली खरीदते थे। ठीक है, तो प्राइस लोअर, लेकिन वो भी क्या वजह, डिफरेंट सप्लायर्स। तो यहां तक वर्ड्स अंडरलाइन कर लो। फिर नंबर 2, मटेरियल्स वर परचेज इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू ऑब्टेन बल्क परचेज डिस्काउंट। हमें लग रहा था कि इकट्ठा नहीं खरीदेंगे हम, लेकिन डिस्काउंट इतनी ज्यादा एक्चुअली ऑफर हो गई कि हमने कहा कोई नहीं, होल्डिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, हम बल्क में खरीद लेते हैं, फायदा हो जाएगा। अब बल्क में खरीदने से फिर रेट कम हो गया, अकॉर्डिंगली प्राइस वेरिएंस फेवरेबल हो जाएगा। नहीं, वो तो डेफिनेटली फैसला करने से पहले ये भी तो देखेंगे ना कि स्टोर रूम में जगह कितनी है। अगर बल्क में खरीदना है तो रखना भी तो है, और फिर कहाँ रखना है, किस एनवायरनमेंट में रखना है, बंदे भी हैं या नहीं हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी सिस्टम भी हैं, ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएगा, यूज भी होना कि नहीं, ये सारा फैसला करके रखेंगे। देन वो कहता है मटेरियल्स वर बॉट दैट वर ऑफ प्राइस वेरिएंस फेवरेबल होने की वजह ये भी हो सकती है कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ही नहीं खरीदा। अब ये असल में आपस में लिंक्ड भी हैं, उस तरफ जाएं यूजेज वेरिएंस, इधर तो फेवरेबल है, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं खरीदा तो फिर यूजेज वेरिएंस बेस ज्यादा हो जाएगा, वो एडवर्स भी हो जाएगा। लेकिन कौन सा फेवरेबल हो जाएगा, किस वजह से, अगर लो क्वालिटी का खरीदा है। मसला फॉर एग्जांपल अगर परचेज डिपार्टमेंट वाले भागते आपके पास आ जाए, सर देखें हमने कितने पैसे बचा लिए, तो इससे पहले कि उन्हें अप्रिशिएट करें, पहले प्रोडक्शन वालों को बुला के पूछ लें भाईजान मटेरियल भी कोई सही क्वालिटी का है या नहीं, तो फिर फाइनल फैसला करें क्या हो सकता है जिसकी वजह से प्राइस वेरिएंस फेवरेबल हो जाए। लोअर क्वालिटी भी हो सकती है। अब इसमें 3 मेन वर्ड्स क्या हैं जी, डिफरेंट सप्लायर्स हो सकते हैं, बल्क डिस्काउंट की वजह हो सकती है, और हो सकता है कि हमने सस्ता सॉरी लो क्वालिटी का खरीदा इसलिए सस्ता मिल गया। अब इसी को उलट भी सोचा जा सकता है एडवर्स वेरिएंस के एंगल से, डिफरेंट सप्लायर्स वर यूज्ड एंड दे चार्ज्ड हायर प्राइसेस। जिससे हम नॉर्मली खरीदते थे उसने तो तौबा कर ली हमसे, इनको नहीं बेचना, ये तो पैसे नहीं देते, देयरफॉर हम मजबूरन जब दूसरों की तरफ गए तो उन्होंने फिर प्राइस वही चार्ज की जो हमारे साथ होनी चाहिए थी। सप्लायर्स इंक्रीज प्राइसेस मोर देन एक्सपेक्टेड, डिमांड बढ़ गई, लोगों ने कहा कि डिमांड बढ़ गई है तो ये मौका शायद दोबारा जिंदगी में नसीब ना हो, तो जो चीजें पड़ी हैं, फिर क्या हुआ अगर हमने सस्ती खरीदी थी, मौका मिल गया है, रब ने डिमांड क्रिएट कर दी है, तो मास्क भी अगर 5 रुपए का बनाया था तो कम से कम 2-3 जीरो तो साथ लगाने चाहिए। उसका कोई मॉडल नहीं था ना, N92 है ये, जो मर्जी लगाई जाए। रमजान आ गया है, रमजान कौन सा बार बार आता है, तो जो केले रखे हुए पिछले साल से, मतलब बार बार मौका तो नहीं मिलता, ये तो नसीब से होता है। तो सप्लायर इंक्रीज द प्राइसेस बाय मोर देन एक्सपेक्टेड, मतलब कुछ ना कुछ तो इन्फ्लेशन आपने भी कवर की होगी अपना बजट बनाते हुए, लेकिन अगर उस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गए तो फिर वेरिएंस, अब ये एडवर्स शुरू हो गए। देयर वाज अ सीवियर शॉर्टेज, ये मैंने भी शायद बात कर दी, रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया मार्केट में, देयरफॉर प्राइसेस बढ़ गई। और देन फिर उसी को रिवर्स अगर सोचें तो ये भी हो सकता है कि आपने मटेरियल अच्छी क्वालिटी का लिया हो, जो मिला तो महंगा हो, एडवर्स वेरिएंस आ गया हो, लेकिन उस तरफ शायद फिर एफिशिएंसी वेरिएंस सॉरी यूजेज वेरिएंस ऑफ मटेरियल फेवरेबल हो सकता है। पढ़े एक नजर, मेन वर्ड्स देखें, तो कुछ की वर्ड्स मेरे साथ साथ अपने अंडरलाइन करते रहें और रिवीजन करते, बस इन्हीं पे नजर पड़े, सेंटेंस आपका अपना ही होगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज। चलेगा कि यूजेज वेरिएंस पे आ जाए।
यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला बता दें। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। फेवरेबल हो सकता है तब अगर एक्चुअल क्वांटिटी कम इस्तेमाल हुई है। अब एक्चुअल क्वांटिटी कम क्यों इस्तेमाल हुई है, उसकी रीजन पे आते हैं। वेस्टेज रेट लोअर होगी। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 2% वेस्टेज होगी, लेकिन एम्प्लॉइज ने जरा बेहतर तरीके से परफॉर्म किया और वेस्टेज कम कर ली, एफिशिएंटली कम कर ली। फिर वैसे एफिशिएंटली एम्प्लॉइज के एंगल से, आर्स के एंगल से होता है। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड्स रिजल्टिंग इन मोर एफिशिएंट यूज ऑफ, फॉर एग्जांपल आपने अपना प्रोसेस ऑटोमेट कर लिया, रादर देन एम्प्लॉइज काम करते, आपने मशीनें लगा ली, तो मशीनों ने सपोज वेस्टेज फिर वो नहीं की जो एम्प्लॉइज से होती थी, तो प्रोडक्शन प्रोसेस आपके इम्प्रूव हो गए। सही है? और ये भी हो सकता है कि मटेरियल आपने अच्छी क्वालिटी का यूज किया हो। ऊपर देखें, वहां अच्छी क्वालिटी का मटेरियल एडवर्स में लिखा हुआ था, यहाँ फेवरेबल में क्यों लिखा हुआ? महंगा मिला होगा लेकिन कम लगा होगा। अगर अच्छी क्वालिटी का शायद कम लगा हो, कम वेस्ट होने की वजह से कम लग गया हो। इन्हीं को ध्यान में रख के रिवर्स भी किया जा सकता है। एडवर्स की वजह क्या हो सकती है? यूजेज वेस्टेज रेट्स हायर हो गए, पुअर मटेरियल हैंडलिंग रिजल्टेड इन लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रेकेजेस। हो सकता है सर। एम्प्लॉइज को आपने कहा था बोनस देंगे, दिया कोई है नहीं, फिर एम्प्लॉइज ने कहा अच्छा हम भी देख लेंगे। मटेरियल वाज ऑफ चीपर क्वालिटी, ऊपर फेवरेबल था, नीचे यही एडवर्स है। कहाँ फेवरेबल था चीपर क्वालिटी? प्राइस वेरिएंस फेवरेबल हो गया था, लेकिन यूजेज वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट लेबर पॉसिबल कॉज ऑफ वेरिएंस, पहला पैराग्राफ वही रिपीट हो रहा है जो ऊपर लिखा हुआ था। व्हेन लेबर वेरिएंसेस अपीयर सिग्निफिकेंट, पढ़े जरा। जी, लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क डिजाइन रखें, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज हो जाएगा। अब इसका फेवरेबल होने का भी कोई वजह हो सकती है। यूजिंग डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉइज हु आर रिलेटिवली इन एक्सपीरियंस, आपने जब बजट बनाया था तो आपका ख्याल था कि एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज मिलेंगे, वो मिले नहीं, इन एक्सपीरियंस मिले, उन्होंने पैसे कम ले लिए। लेकिन इधर भी फिर क्या होगा, शायद एफिशिएंसी शायद खराब हो जाएगी, लेकिन पैसे जरूर बच जाएंगे। एंड न्यू तो जॉब फेवरेबल वेरिएंस हो जाएगा। एक्चुअल पे रेट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में इंक्रीज होगी, सपोज वो एग्जैक्टली उतनी इंक्रीज नहीं हुई, वो कम इंक्रीज हुई। एक्चुअल पे इंक्रीज टर्न आउट टू बी लेस देन, आपका अंदाजा था 10%, लेकिन सपोज एक्चुअली रेट बढ़े 8%, लेकिन अगर यही ज्यादा बढ़ जाए तो ये एडवर्स हो जाएगा। अब एडवर्स की तरफ आ जाए। इंक्रीज इन पे फॉर एम्प्लॉइज, फिर ओवर टाइम एक लिखा हुआ है। ओवर टाइम का जो रेट होता है वो नॉर्मल रेट से कम होता है, या उसमें प्रीमियम भी होता है, ज्यादा होता है। तो अगर एम्प्लॉइज से नॉर्मल की बजाय आपने ओवर टाइम में काम करवाया तो फिर एक्चुअल रेट बढ़ना ही था। और यूजिंग डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉइज हु आर मोर स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस देन नॉर्मल, इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं आप? नहीं, एडवर्स लेबर रेट वेरिएंस की एक तीसरी वजह क्या लिखी हुई कि आपने वो एम्प्लॉयज यूज कर लिए हैं जो स्किल्ड थे, अनस्किल्ड मिले नहीं, सेमी स्किल्ड मिले नहीं, मजबूरन स्किल्ड यूज करने पड़े, उन्होंने पैसे ज्यादा डिमांड कर लिए। यहाँ तक रिवाइज करें पूरा पेज, पेज 155 8 से मेन वर्ड सारा, नहीं पिछले पेज से करना, पिछले पेज से जहां से शुरू किए, पेज 158 से मेन वर्ड्स आपको दोबारा सुना जरा।
ये चले आगे, कहां तक आ गए अब हम? लेबर मटेरियल हो गया, लेबर का रेट हो गया, आगे आ गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल होने की वजूहत, फेवरेबल की वजूहत, एफिशिएंसी, मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ वर्किंग, ट्रेनिंग करवा ली आपने, एम्प्लॉइज को ट्रेन करवा लिया, गुड मोरल amongst the workforce and good management with the result that workforce is more productive, लोगों को अपने बोनस वगैरह के लिए इंसेंटिव दे दिए। अब उससे लेबर रेट वेरिएंस तो शायद एडवर्स हो जाए, लेकिन एम्प्लॉइज का मोरल बढ़ गया, उन्होंने एफिशिएंटली काम कर लिया। अगर कोई इंसेंटिव स्कीम, जिसकी मैंने अभी बात की, इंसेंटिव स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस्ड, this may encourage employees to work more quickly and therefore give rise to favorable efficiency variance. Previously unaccounted for learning and experience curves, learning curves इन मिलाएं। जब आपने बजट बनाया तो आपको उम्मीद नहीं थी कि एम्प्लॉइज इतनी जल्दी लर्न कर लेंगे, लेकिन सपोज जब एक्चुअली काम शुरू हुआ तो एम्प्लॉइज ने लर्न करना शुरू कर दिया, जिससे फिर उनके आवर्स पर यूनिट कम होने से एफिशिएंसी बढ़ गई। ठीक है, प्रीवियसली अनअकाउंटेड फॉर, इसका क्या मतलब है? पहले से अंदाजा नहीं था कि लर्निंग इतनी हो जाएगी, लेकिन एम्प्लॉइज ने अगर जल्दी लर्न कर दिया तो ये भी एक रीजन हो सकती है एफिशिएंसी वेरिएंस के इंप्रूव होने की। यूजिंग एम्प्लॉइज विद मोर एक्सपीरियंस, फिर आपने जब बजट बनाया था तो आपके ख्याल में आपको हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज नहीं मिलने थे, लेकिन आपको जो एम्प्लॉइज मिले वो एक्सपीरियंस भी थे, स्किल्ड भी थे, देयरफॉर उन्होंने कम टाइम में ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा दी। समझ आता? एडवर्स पढ़े जरा कुछ, रिवर्स करके। एम्प्लॉइज आपको लेस एक्सपीरियंस मिले, उन्होंने ज्यादा टाइम में कम काम किया, और दूसरा लिखा कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे एम्प्लॉइज का मोरल डाउन हो गया, पुरानी कमिटमेंट्स को आपने ऑनर ही नहीं किया, उन्होंने कहा देखी जाएगी, ठीक है करा लो काम, हमने नॉर्मल टाइम पे भी नहीं करना। ऐसे ही है ना, अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करना चाहिए, खास तौर पे अपने आप से जो इंसान कमिटमेंट करता है ना, वो तो जरूर ऑनर होनी चाहिए। आज से इंशाल्लाह पढ़ूंगा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, गेम कहां तक आ गई अब? उसके दो वेरिएंसेस के नाम क्या हैं? एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। पहले आ जाए एक्सपेंडिचर पर। पॉसिबल कॉजेज ऑफ फेवरेबल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इंक्लूड, एक ही लिखा हुआ, फोरकास्ट इंक्रीज इन कॉस्ट नॉट मटेरियलाइजिंग, हमारा जो खदशा था कि बिजली का रेट जिस हिसाब से बढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं बढ़ा, लेकिन एडवर्स पे आ जाए जरा, जो हकीकत शायद है। अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन, हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतना भी बढ़ जाएगा। ये वैसे फार्मूला है क्या इसका, एक्सपेंडिचर वेरिएंस का? अब स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट वेरिएबल ओवरहेड्स के लेने हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड्स के एग्जांपल्स हम रखें, पेट्रोल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल चार्जेस। एक अगला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, एनीथिंग दैट कॉजेज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस will have an impact on variable production overhead efficiency variance, as variable production overhead is incurred in the labor force as the labor force carried out production। मसलन जरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला बोले, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी का वो भी सेम है, लेकिन बिल्कुल भी सेम नहीं है, रेट ऊपर लेबर का होगा, नीचे ओवरहेड्स का होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉइज ने ज्यादा टाइम लगाया तो लेबर एफिशिएंसी भी एडवर्स होगी और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी भी एडवर्स होगी, और अगर एम्प्लॉइज ने कम टाइम लगाया तो ओवरहेड्स भी कम टाइम के पड़े होंगे। लेकिन समटाइम्स, एक पेज नंबर 145 निकाला, समटाइम्स कभी कभी अगर एग्जामिनर कहे तो फिर ये जो ओवरहेड्स होते हैं ये मशीन आवर्स में भी हो सकते हैं, और अगर ये मशीन आवर्स में इंकर हो रहे हैं, पेज 145 सीमा एंटरप्राइजेज में मशीन आवर्स में ढूंढा था कहीं, 2000 ऊपर मशीन आवर्स, नीचे शायद 2200 मशीन आवर्स, एक्चुअल में शायद 2100। तो अगर मशीन आवर्स जो हैं उनकी बेस पे वेरिएबल ओवरहेड्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं, तो देन फिर डेफिनेटली लेबर एफिशिएंसी और वेरिएबल एफिशिएंसी का आपस में लिंक खत्म हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल आम हालात में लेबर एफिशिएंसी जो होती है वो भी लेबर आवर्स पे है, और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी भी लेबर आवर्स की बेस पे।
देयरफॉर फिर ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, और कोई एक वेरिएंस अगर फेवरेबल है तो दूसरा भी फेवरेबल ही होगा। एक नजर पढ़ने पड़ेगा। जी ओके। देन आगे पॉसिबल कॉजेज ऑफ फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा ये सारे वही हैं जो ऊपर ढूंढने जरा, लेबर एफिशिएंसी में जो लिखे हैं वही सारे यहाँ हैं, बल्कि एक वहां जो नहीं है वो भी यहाँ हो सकता है। जरा कंपेयर करके देखना जरा, किसको किसके साथ, पूरे वर्ड्स के साथ बताएं। लेबर एफिशिएंसी और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी जरा कंपेयर करें। एक मेरा ख्याल लर्निंग का वाला नहीं नीचे लिखा, लेकिन वो भी लिखा जा सकता है। अगर एम्प्लॉयज ने जल्दी लर्न कर लिया है, कम आवर्स लगाए होंगे और अकॉर्डिंगली फिर कम आवर्स के ही ओवरहेड्स भी इंकर हुए होंगे। नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, पेज नंबर 160। देन आगे पॉसिबल कॉजेज ऑफ एडवर्स वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या वजह हो सकती है जी? मेरा ख्याल ये भी वही है ढूंढे, ये भी दोनों वही हैं, दोनों वही हैं ढूंढे। एम्प्लॉयज अनस्किल्ड थे, कोई ऐसा इवेंट हो गया जिससे एम्प्लॉयज का मोरल खराब हो गया, तो वही जो वहां है यहाँ भी है, लेकिन कहाँ है और कहाँ है? लेबर एफिशिएंसी में जो है वही वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी में भी। देन आ रहे हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के जरा वेरिएंसेस के नाम बता दें। एक्सपेंडिचर वॉल्यूम और वॉल्यूम की सब डिवीजन, कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला बता दें। एक्चुअल एंड बाइटेड, बाइटेड का फॉर्मूला बता दें अगर अवेलेबल ना हो। बाइटेड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। तो पहले जरा फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस की रीजनिंग पढ़ना जरा, और इसमें वेरिएबल और सॉरी फेवरेबल और एडवर्स इकट्ठे ही हुए हैं। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हेडिंग साथ है मेरे। पुअर बजटिंग, ये जो वर्ड यहाँ लिखा ना ये वैसे हर जगह भी हो सकता है। पुअर बजटिंग का मतलब है बजट ही सही नहीं बनाया था, बजट ही अगर सही नहीं बनाया तो वेरिएंस फेवरेबल भी हो सकता है और एडवर्स भी, ये भी एक रीजन हो सकती है। पुअर बजटिंग फॉर overhead spending. If the budget for the overhead expenditure is unrealistic, there will be an expenditure variance due to poor planning rather than poor expenditure control. Poor control over, एक तो और दूसरा ये भी हो सकता है कि बजट तो ठीक था लेकिन ओवरहेड की एक्सपेंडिंग में पुअर कंट्रोल रहा, फेवरेबल हो जाएगा एडवर्स हो जाएगा, और अगर गुड कंट्रोल रहा तो फिर फेवरेबल हो जाएगा। गुड कंट्रोल का मतलब क्या होगा? एक्चुअल खर्चा कम कर दिया हमने, और पुअर कंट्रोल, खर्चे कंट्रोल का मतलब गुड कब है? जब ज्यादा खर्चे हो जाएं, और जब कम खर्चे हो तो एडवर्स वेरिएंस है। सही कह रहे हैं। अनप्लान्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर in items of expenditure for fixed production overheads. For example, an unexpected increase in पेट्रोल की प्राइस बढ़ी और लैंडलॉर्ड ने आके रेंट बढ़ा दिया, बढ़ा दिया है, मतलब आपको ये एक्सपीरियंस हो गया होगा, और साथ ही उसने कहा है मेरा घर जो है पेट्रोल से चलता है। ऐसे ही है ना यार, बस पेट्रोल प्राइस है, बेचारा वो क्या करे, ऑफिस जाता क्या करे। अगर आपका घर होता आप तो इस तरह ना करते। हम वो भी करते जो वो सोच भी नहीं सकता, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब ने हमें मौका नहीं दिया और रब ने हमें पर्दे में रख लिया। देन आगे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला सुना है, सीरियस होने सर, सीरियस नहीं नहीं, सही नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। अप्लाइड और एक्चुअल, अप्लाइड का फॉर्मूला
अप्लाइड और बजटेड, सॉरी अप्लाइड और बजटेड, अप्लाइड और बजटेड। अप्लाइड का फॉर्मूला एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट एंड बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। फेवरेबल कब होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हो। अब इसका एक ब्रेकअप भी होता है, एक्सपेक्ट कैपेसिटी और एफिशिएंसी। थोड़ा जरा फॉर्मूला रिवाइज करें जी। कैपेसिटी वेरिएंस, बजटेड कैपेसिटी आवर्स, हाँ जी स्टैंडर्ड रेट ठीक है वो भी, लेकिन 12 जो मेन डिसीजन है, और एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स, बजटेड कैपेसिटी आवर्स और एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स। ये फेवरेबल कब होता है? नहीं नहीं नहीं, जब एक्चुअल ज्यादा हो, जब एक्चुअल ज्यादा तब ये फेवरेबल होता है। आपने 10 घंटे पढ़ने का प्लान किया और 12 घंटे किताब खुली रही है। नहीं मैंने जान के कहा क्योंकि किया क्या वो बात की बात। 10 घंटे बैठना था पढ़ने के लिए और 12 घंटे पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल है। अब आ जाए एफिशिएंसी, उसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स। ये फेवरेबल कब होगा? अगर एक्चुअल आवर्स वर्क कम है, जो काम किया है वो कितने घंटों में करना था और कितने घंटों में किया है। नहीं नहीं उससे लिंक नहीं, ना 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 उससे लिंक नहीं, ना ना। 12 घंटे बैठना था, 15 घंटे बैठे हैं, कैपेसिटी वेरिएंस सबका फेवरेबल है। लेकिन सवाल करने थे 15 घंटों में 5 और एक भी नहीं किया। इसका मतलब है बैठे तो हैं लेकिन मोबाइल से खेलते रहे, वो एक अलग है। कैपेसिटी वेरिएंस आपने अचीव कर ली है, लेकिन वहां बैठ के किया क्या है, ये कौन सा वेरिएंस बताएगा? एफिशिएंसी वेरिएंस। वो क्या बताता है? कितने घंटों का काम कितने घंटों में किए। तो इन जरा वेरिएंसेस को ध्यान में रख के कहानी पढ़िएगा, मेरे ख्याल बड़ी अच्छी रिवीजन आ रही है। किस वेरिएंस की बात हो रही है? वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम की जो डिस्कशन नीचे आएगी ना वो आपको ज्यादातर महसूस होगी ब्रेकअप के एंगल से, यूनिट्स की बजाय आवर्स में ज्यादा बहस होगी। A fixed overhead volume variance can be explained by anything that made actual output volume different from budgeted volumes होता है। ये वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला है। हर वो चीज जो किसको किससे डिफरेंट कर दे, एक्चुअल प्रोडक्शन को बजटेड प्रोडक्शन से डिफरेंट कर दे, वो वॉल्यूम वेरिएंस की वजह होगी। रीजंस कुड बी, नंबर 1 efficient working by direct labor, a favorable labor efficiency variance result into favorable fixed overhead efficiency variance। लेबर वेरिएंसेस में जाएंगे, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला बता। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। रेट्स रहने दे, मेन रीजन। लेबर के बाद वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही है तो बोल दें यार, वही है तो बोल दें। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। अब नीचे आ जाए वॉल्यूम के ब्रेकअप में और एफिशिएंसी में, वहां भी फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड एक्चुअल आवर्स वर्क। तो अगर लेबर के आवर्स कम लगे हैं तो लेबर एफिशिएंसी ने भी इंप्रूव होना है, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी ने भी इंप्रूव होना है, और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस ने भी इंप्रूव होना है। ये बात कह रहा है। पढ़े बस करे यार, ना करे यार, ना पढ़ रहा हूं। काशिफ समझाओ बच्चों को यार, नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं यार अच्छे बच्चे। एक पहला समझ आ गया। दूसरा, वर्किंग मोर आवर्स और लेस आवर्स देन बजट। कैपेसिटी वेरिएंस में लाएंगे। कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल कब होगा? ज्यादा एक्चुअल आवर्स वर्कड होंगे। और एडवर्स कब होगा? तो इसके कम ज्यादा होने से फिर अकॉर्डिंगली वेरिएंसेस फेवरेबल एडवर्स होते हैं। नंबर 3, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट with the result that shorter longer hours were worked। क्या मतलब? डिमांड बजटेड से इंक्रीज या डिक्रीज कर गई?
अगर फॉर एग्जांपल इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज सोचता है, ज्यादा आवर्स काम हुआ और देयरफॉर फेवरेबल हो गया, या अगर डिमांड कम होगी तो कम आवर्स कम हुआ और देयरफॉर कैपेसिटी वेरिएंस पे बात हो रही है, वो एडवर्स हो जाएगा। समझ आता है सर? अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्ट्राइक एक्शन बाय वर्कर्स। एक सेकंड रुक जाइए यहाँ यार, इससे क्या होगा? स्ट्राइक से काम नहीं होगा, कैपेसिटी वेरिएंस में लाया जरा, कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल होगा एडवर्स होगा? एडवर्स क्यों होगा? काम नहीं हो रहा, कम घंटे काम होगा, कम घंटे वर्क होंगे, सॉरी एफिशिएंसी पे एक मिनट जाए जरा। अगर काम नहीं होगा तो एफिशिएंसी वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा? वो कुछ भी नहीं होगा। वो एफिशिएंसी वेरिएंस में होता क्या? काम कितने घंटों में होना चाहिए था और कितने घंटों में हुआ। अगर काम ही नहीं हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह एफिशिएंसी हमारी खराब नहीं होगी, ठीक, मतलब अगर हमने काम किया ही नहीं है तो ये बहस ही खत्म हो रही है कितने घंटों का काम कितने घंटों में किया। मसलन फॉर एग्जांपल अपने में जरा रिलेट कर लेते हैं कि 5 घंटे पढ़ने की प्लानिंग की है, 6 घंटे किताबें खोली हैं, कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल है, लेकिन सवाल कोई भी नहीं किया। अब 6 घंटों में कितने सवाल करने चाहिए सर? कितने? तो स्ट्राइक एक्शन बाय वर्कफोर्स से क्या होगा? रिजल्टिंग इन फॉल इन आउटपुट एंड देयरफॉर एक्चुअल आवर्स वर्क बिलो देन बजटेड, व्हिच मींस एडवर्स कैपेसिटी वेरिएंस। नहीं समझ आ रहा? क्या मीनिंग है बताएं जरा, पूरा बताएं, ये वाला पॉइंट पूरा बताएं, क्या हुआ जिससे क्या हुआ? स्ट्राइक से क्या हुआ? कम काम हुआ, एक्चुअल आवर्स वर्क कम होने से क्या हुआ? कैपेसिटी वेरिएंस एडवर्स हो गया। एक्सटेंसिव ब्रेकडाउन इन मशीनरी से क्या फर्क पड़ता है? मशीनरी चली नहीं, बार बार रुक जाती है, आइडल आवर्स भी होंगे, एक्चुअल आवर्स वर्क भी कम होंगे, पेड आवर्स ज्यादा होंगे, लेकिन कैपेसिटी वेरिएंस एडवर्स हो जाएगा। रिवाइज करेंगे जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जी साहब? ओके, पढ़ ले कंप्लीट कर ले। जी चले आगे। नेक्स्ट आ गया इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएंसेस। जिस तरह थोड़ी देर पहले अगर बात हो रही है कि अगर रॉ मटेरियल सस्ता खरीदेंगे कौन सा वेरिएंस फेवरेबल हो जाएगा? प्राइस वेरिएंस। लेकिन कौन सा एडवर्स हो जाएगा? तो ये अब रिलेशनशिप पढ़ने लगे हम आपस में कि एक के एडवर्स से तो दूसरा फेवरेबल या एडवर्स वगैरह होता है। पढ़ने पहले एक बैकग्राउंड पढ़े। द नेचर ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएंसेस। सम कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएंसेस have already been listed, both आपने पढ़ ली। The reason for variances might also be connected and two or more variances might arise from the same cause. This is known as interrelationship between two variances. For example, one variance might be favorable, another may be adverse. Taking each variance separately, the favorable variance might suggest good performance and adverse variance might suggest bad performance. परचेज डिपार्टमेंट वाले आगे उन्होंने कहा जी हमने सस्ता मटेरियल खरीदा, प्रोडक्शन वाले आगे ये तो मटेरियल ही सही क्वालिटी का नहीं है। तो अगर अलग-अलग सोचेंगे तो हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट वाले बोनस ले जाएं कि हमने बड़ा सस्ता मटेरियल खरीद के कंपनी को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। तो इकट्ठा फैसला होना चाहिए
कि ये हुआ क्या हमारे साथ. However, two variances might be interrelated, and the favorable variance and the adverse variance might have the same cause. When this happens, management should look into the variance together in order to assess their significance and decide whether control action is needed. For example, चले आते हैं, material price and usage variance. ये जरा individually पढ़ो. ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट पेज पे खुद से पढ़े, नेक्स्ट हेडिंग पे, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी. ग्रेड ऑफ वर्कर्स का मतलब स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड. ओके, नहीं इसमें डिस्कस करने वाली चीज तो नहीं. एक और पढ़ेगा, खुद से पढ़ने, अगला फिर मेरे साथ पढ़ेगी. लेबर रेट एंड वेरिएबल, बल्कि पहले इसकी हेडिंग का मीनिंग मुझे बताया. लेबर रेट एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, किस किस को आपस में रिलेट किया जा रहा है? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर नहीं, लेबर का रेट और एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड्स की एफिशिएंसी. नीचे करें जरा कुछ, बात शायद वही है जो ऊपर पड़ी है. अगर एम्प्लॉइज अनस्किल्ड है तो लेबर रेट वेरिएंस तो फेवरेबल हो जाएगा, लेकिन लेबर की अपनी एफिशिएंसी भी और फिर जो ओवरहेड्स भी पड़ेंगे वो भी ज्यादा घंटों के पड़ जाएंगे. ठीक है, तो दोनों चीज आपस में रिलेटेड है. अब आ जाए नीचे, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी. एनी क्वेश्चन? अब इसको पढ़ने से पहले जरा वैसी चीज एक थोड़ी सोचें जरा. फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी और एफिशिएंसी पे दोबारा चलेंगे हम नीचे. कैपेसिटी वेरिएंस कब फेवरेबल होता है? अब एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा हो, बजट से ज्यादा हो. और एफिशिएंसी वेरिएंस कब फेवरेबल होता है? जब एक्चुअल आवर्स वर्क कम हो, कम घंटों में ज्यादा काम हो. अब पहले एफिशिएंसी वेरिएंस पे आ रहा. सपोज एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल है, क्या मतलब? एक्चुअल आवर्स वर्क कम होंगे. अब इसी को ध्यान में रखें, कैपेसिटी की तरफ आए तो कैपेसिटी ने फिर एडवर्स होना ही होना. मसलन आपने 5 घंटे पढ़ने का प्लान किया था और साथ आपने ये डिसाइड किया था कि इसमें 10 क्वेश्चन सॉरी करूंगा मैं, 5 घंटों में 10 क्वेश्चन. सपोज हर क्वेश्चन के लिए आपने आधा घंटा रखा था. लेकिन जब आपने काम शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने 10 क्वेश्चन 4 घंटे में कर लिए. एफिशिएंसी वेरिएंस तो फेवरेबल है, लेकिन अगर आप 4 घंटे बाद उठ जाएंगे तो कैपेसिटी वेरिएंस एडवर्स होगा. लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आप हरगिज नहीं उठेंगे
क्योंकि आपको पता चल जाना मेरा कैपेसिटी वेरिएंस एडवर्स है, और आप 2-4 और सवाल करके फिर 5 घंटे बाद उठेंगे, ताकि वो भी फेवरेबल ही हो जाए। लेकिन अगर कौन सा फेवरेबल हो तो फिर कौन सा एडवर्स होना ही है। अगर एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल हो जाए तो कैपेसिटी वेरिएंस एक्चुअल आवर्स वर्क कम होंगे बाइटेड से, तो अकॉर्डिंगली फिर उसके कम होने पे कोई हमें कोई बहुत ज्यादा इतराज भी नहीं होना चाहिए। नहीं, उसे फेवरेबल हम करेंगे और काम करेंगे, फिर हम और करेंगे और हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं अगर हम बजट से ऊपर चले गए बस ठीक है, हम 6 घंटे अगर पहुंच गए तो ये भी फेवरेबल हो जाएगा और उन 6 घंटों में काम भी अच्छा कर लेंगे। दोनों को फेवरेबल करने का तरीका है, बजट पूरा करके आगे जाए इंशाल्लाह वो भी फेवरेबल होगा। लेकिन बजट पूरा आगे करके ये ना करें बाकी मोबाइल को टाइम दे दें, ये फिर भी फेवरेबल हो जाना और वो गरीब एडवर्स हो जाना। तो दोनों को फेवरेबल रखने की कोशिश करें, और अगर कैपेसिटी वेरिएंस एडवर्स हो रहा हो तो मत उठें और पढ़ लें, ठीक है। अब जरा मेरा ख्याल इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं आप, पढ़ें जरा पहला और दूसरा पैराग्राफ आराम से। ये फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में एक ब्रैकेट बनी हुई है, उसमें मेरा ख्याल है एक जरा आसान वर्ड्स में सब कुछ एक्सप्लेन हुआ है। आता है समझ? वाइस वर्सा बता दें, अगर एम्प्लॉइज इनएफिशिएंटली काम करेंगे देन प्रोडक्शन ज्यादा टाइम में होगी और देयरफॉर कैपेसिटी वेरिएंस तो फेवरेबल हो जाएगा। एफिशिएंसी वेरिएंस कम और अनफेवरेबल होगा और कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल होगा। तो सिर्फ ज्यादा बैठना नहीं है, उसमें काम भी एफिशिएंटली करना है। बाकी मैंने जो बात की शायद आगे लिखी हुई, द रिवर्स इज आल्सो ट्रू। व्हाट इज द रिवर्स व्हिच इज आल्सो ट्रू? पढ़ ले। द रिवर्स इज आल्सो ट्रू, पढ़ ले। क्लियर है? देन आ जाए जरा पेज नंबर 163 पे, कुछ मेन चीजें कम से कम कवर करनी है। पेज नंबर 163 पे लिखा है हु सेट स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये स्टैंडर्ड बनाता कौन है? नहीं, अकाउंटेंट नहीं बनाता, एग्जाम में तो एग्जामिनर बनाता है, रियल लाइफ में अकाउंटेंट सारे नहीं बनाता, सिर्फ एक बनाता है। तो पढ़े जरा मेरे साथ। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर सेट बाय मैनेजर्स with the expertise to assess what the standard prices and rates should be. Standard costs are normally reviewed regularly, normally after 1 year as part of annual budget process. ये तो एक बैकग्राउंड आ गया। अब बोल्ड वर्ड्स पढ़े जरा। स्टैंडर्ड प्राइसेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कौन सेट कर सकता है? एंड में लिखा है बाइंग डिपार्टमेंट, जिसे परचेज डिपार्टमेंट भी कहते हैं, और एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी है। तो असल में परचेज डिपार्टमेंट वाला जो मैनेजर होगा या उसका जो हेड होगा वो बेस्ट पोजीशन में होगा कि बता सके कि 1 kg कितने का खरीदेंगे। हमने तो रिकॉर्ड रखना, खरीदना किन्होंने? परचेज डिपार्टमेंट वालों ने। उन्हें पता होगा मटेरियल की प्राइसेस क्या चल रही हैं और कितने पे एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में। तो स्टैंडर्ड ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्राइसेस कौन बताएगा? बाइंग डिपार्टमेंट वाले बनाएंगे। इसी तरह स्टैंडर्ड रेट फॉर डायरेक्ट लेबर कौन बताएगा? ये एंड में बोल्ड भी लिखा हुआ है। HR डिपार्टमेंट कौन सा होता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। वो बताएंगे कि एम्प्लॉइज किस रेट पे या किस अर्ली रेट पे रखे जा सकते हैं। ओके, अब ये कौन बताएगा कि एक यूनिट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कितना लगना है
और एक यूनिट को बनाने में लेबर का टाइम कितना लगना, ये प्रोडक्शन वाले बताएंगे। समझ आती? प्रोडक्शन मैनेजर को ज्यादा बेहतर पता होगा, 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज, 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी आवर्स, ठीक है। स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट कौन बताएगा, ये हम बताएंगे। सीनियर, सॉरी हम नहीं, आप बताएंगे, सीनियर आ गया, सीनियर मैनेजमेंट अकाउंटेंट साहब कैसे बताएंगे। अच्छा ये भी लिखा हुआ आगे, आपको पता है ये ओवरहेड रेट कैसे आता है? बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स वगैरह वगैरह, तो आगे लिखा हुआ should be identified by senior management accountant from budgeted overhead cost and budgeted activity levels. डन हो गया? देन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट वो कैसे बताएंगे जिन्होंने बतानी है। ड्राइविंग स्टैंडर्ड कॉस्ट ढूंढे, हेडिंग पेज 164। स्टैंडर्ड यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन मैनेजर साहब कैसे बताएंगे, वो देखेंगे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, पिछले साल में एक यूनिट को बनाने में कितने केजीज लगे और अगले साल में कितने एक्सपेक्टेड हैं, क्या एम्प्लॉइज लर्न कर गए हैं या नहीं, वो इसका हिसाब रखेंगे। और फिर वो प्रोडक्ट की डिजाइन स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट वही है या कोई नहीं है, और अगर नई प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि उसे फर्दर मटेरियल लगना हो या वेस्ट होना हो। तो अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन मैनेजर साहब हिस्टोरिकल डाटा और जो चीज बनानी है उसको जहन में रख के ये डिसाइड करेंगे। क्लियर हो गया क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? स्टैंडर्ड बताने वाले कैसे बताएंगे, नहीं मतलब ये बात हो रही, स्टैंडर्ड जिन्होंने बताना है वो यहां तक कैसे पहुंचेंगे। अब स्टैंडर्ड एफिशिएंसी रेट फॉर लेबर, ये कैसे बताएंगे प्रोडक्शन वाले, वो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखेंगे कि एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगा रहे थे, कंपैरिजन करेंगे सिमिलर वर्क का कि इसी तरह का अगर काम पहले किया गया है उस पर कितना टाइम लगता था, और अब ये जो काम है इसकी कम्प्लेक्सिटी अगर डिफरेंट है तो फॉर एग्जांपल इसको आधा घंटा और दे देते हैं, तो इस तरह सेटिंग होगी। फिर एक टाइम एंड मोशन स्टडी होती है, उसकी तरह ब्रैकेट में जाए। टाइम एंड मोशन स्टडी का मतलब होता है कि एक्चुअली एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उन्हें गौर से देखा जाए, उनके पास सॉर्ट ऑफ बैठ दिया जाए और देखा जाए कितने टाइम में काम कर रहे हैं, उनको नोट कर लिया जाए, उनको मोशन में देखा जाए और उनका टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाए। नहीं, यहाँ से टाइम एंड मोशन स्टडी, एक्चुअली ब्रैकेट पढ़े जरा, ऑब्जर्व द एम्प्लॉइज इन द नॉर्मल वर्किंग एनवायरनमेंट टू गेट द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। एक एम्प्लॉय कितनी देर में काम कर लेता है नॉर्मल एनवायरनमेंट में, और उसमें फिर अगर कोई वेस्टेज है या आइडल टाइम का इफेक्ट रखना आपने, तो वो रख के फिर स्टैंडर्ड बनाएंगे। प्राइस का मटेरियल प्राइस का स्टैंडर्ड कैसे बनेगा, ये भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, और फिर फ्यूचर में अगर प्राइसेस में इंक्रीज हुई है तो उसकी एस्टिमेशंस की जाएंगी। क्या एक्चुअल में भी डिफरेंस है, एक्चुअल में भी डिफरेंट, लेकिन स्टैंडर्ड सेट करते हुए कोशिश की जाती है कि क्लोज तकरीबन हो जाए, और अगर फिर भी डिफरेंस आ जाए तो वो वेरिएंस है, फिर उसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और इसी तरह स्टैंडर्ड रेट ऑफ पे फॉर लेबर, ये पढ़े जरा। कोई एक सेंटेंस बोले बस, लेबर का रेट निकालते हुए क्या करेंगे, उनका एक्सपीरियंस, उनका नंबर ऑफ ईयर इन द जॉब, ये सारे कंसिडर करके पूरे साल का ऑन एवरेज को रेट निकाल लेंगे, कीपिंग इन व्यू के उनमें रिवेज इंक्रीज भी इफेक्ट भी आना ही नहीं आना, ठीक है। तो बारे ये कुछ लाइनें बस जिससे मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन कर लें, इन्हीं पे नजर पड़नी चाहिए, कोई सेंटेंस अपना ताकि बन सके। फाइनली आ जाए 165 पेज पे, एक आखिरी चीज इसमें से देख लें। देयर आर 4 स्टैंडर्ड्स, बाकी तो फिर एग्जांपल्स हैं। 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स बनाने के 4 तरीके हैं, नाम पढ़े जरा 4। आइडियल स्टैंडर्ड्स, अटेनेबल स्टैंडर्ड्स, करंट स्टैंडर्ड्स, बेसिक स्टैंडर्ड्स। आप बताएं स्टैंडर्ड्स कौन से होने चाहिए,
नहीं मतलब इन नामों से बता दो। आइडियल से क्या समझ आता है? अटेनेबल से। देखिए ख्वाहिश तो शायद, हाँ रियलिस्टिक सही वर्ड है। आइडियल ख्वाहिश तो ये होनी चाहिए कि इंसान वाकई आइडियल तक पहुंचे, लेकिन शायद वो अनअचीवेबल टारगेट होता है। जिस तरह एग्जाम में, आईकैप के एग्जाम में आइडियल तो ये कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होके 100/100 लिए जाए, लेकिन इस ख्वाहिश को अगर घर रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर इस ख्वाहिश को लेके जाएंगे और वहां 2 नंबर का भी कोई पार्ट ना आए, तो हो सकता है 98 नंबर आपके जेहन से निकल जाए और आप कहें अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो अटेनेबल स्टैंडर्ड ये है कि पेपर में इंशाल्लाह 100% एफर्ट करके 50 को ले लेंगे। तो आइडियल की तलाश में वहां नहीं जाना। जो पेपर है ये खुदा ना खासा घर आके पूरा कर लेंगे, जो वहां होता है वो कर लीजिएगा, जो नहीं आता वो खैर है, जो आता है वो करके उठना। ठीक है, तो आइडियल क्या होता है? आइडियल वही होता है अटेनेबल, करंट स्टैंडर्ड। चलें आप पढ़ के देखते हैं आइडियल क्या होता है। इसमें 2 चीजें आनी है, एक तो ये स्टैंडर्ड्स का मीनिंग क्या है, और नंबर 2 इसका स्टैंडर्ड्स का एम्प्लॉयज की मोटिवेशन इफेक्ट होता है। नंबर 1, आइडियल स्टैंडर्ड अगर बनाया जा रहा हो तो दीज अज्यूम परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस, नो अलाउंस इज मेड फॉर वेस्टेज, लेबर इनएफिशिएंसी और मशीन ब्रेकडाउन। ना मटेरियल जाया होगा, ना इनएफिशिएंटली एम्प्लॉयज काम करेंगे, ना कभी भी मशीन रुकेगी। The ideal standard is a cost that should be achievable, that would be achievable if operating conditions are and operating performance were perfect. Underline the last line. In practice, ideal standards are not achieved. लेकिन बात एक मिनट पूरी कर लें। Ideal standards are unlikely to be achieved, but they may be very useful as a, देखिए ख्वाहिश वही होनी चाहिए, ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि हम आइडियल तक पहुंच जाएं, and may provide senior manager with an indication of the potential for saving in process, but generally the ideal standards will, मतलब पता ही होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक यूनिट को बनाने में कम से कम 10 रुपए लग सकते हैं। फिलहाल अगर 12 लग रहे हैं तो अब आहिस्ता 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 कोशिश होनी चाहिए कि वो 10 के नजदीक 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 जहां तक हो सके। लेकिन क्या आइडियल्स होने नहीं चाहिए? अब इसका ये मतलब नहीं कि आइडियल्स बनाई नहीं, आइडियल्स जरूर होने चाहिए, और आइडियल्स लेकिन फिर ऐसे होने चाहिए जिन्हें शायद इंसान हमेशा कोशिश करता रहे और वहां तक पहुंच ना सके। वरना फिर ये भी होता है कि मैं तो वो भी नहीं करता जो मेरा दोस्त करता है, मैं तो वो भी नहीं करता, मैं वो भी नहीं करता, तो इंसान को ऐसा लगता है मैं बड़ा नेक हो गया। हालांकि हमारे लिए अल्लाह ताला ने रोल मॉडल सिर्फ हुजूर की ज़ात को बनाया, तो उनके उस आईने में अपने आप को देखना चाहिए, तो शायद हम देख ही ना पाए अपने आप। वरना हम ये भी कहते हैं अम्मी वो तो 3 कार आंदा तो मैं तो 2 आना, तो ये भी एक आइडियल है कि मैंने तो भी 1 और घंटा लेट आया करना है। तो अगर हमारे आइडियल्स इस तरह के होंगे तो शायद वही होगा जो हो रहा है। नहीं मतलब आइडियल्स, किस आइडियल तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। आइडियल्स बुरे नहीं है सर, लेकिन जिस तरह आइडियल्स बना लेते हैं फिर उसी तरह की हमारी जिंदगी में रिफ्लेक्शन होती है। कमिंग बैक से, आइडियल स्टैंडर्ड्स आर अनलाइकली टू बी अचीव्ड, ऐसे है, they may be very useful as and may provide senior manager with an indication of the potential for saving in process, but generally ideal standards are will not be achieved. Consequently, the reported variance underline करें, ये हमेशा एडवर्स ही होंगे फिर, अचीव ही नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं बनाने छोड़ दें, लॉन्ग टर्म में प्लान करेंगे, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह क्रोज जाते रहेंगे, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है ये एडवर्स होंगे, और देयरफॉर एम्प्लॉइज को ऐसे डांटना भी नहीं, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। एम्प्लॉय बन के सोचा अपने एम्प्लॉयर, बिल्कुल ठीक है। एम्प्लॉइज में बिकम डीमोटिवेट, अगर आप आइडियल स्टैंडर्ड्स की बेस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते रहेंगे तो एम्प्लॉइज भी कहेंगे यार ये होता तो है नहीं, हम पूरी कोशिश कर लेते हैं फिर भी ये होता तो है नहीं, तो देयरफॉर रहने देते हैं। तो देयरफॉर ज्यादा बेहतर कौन से है? अब आ जाए नंबर 2, अटेनेबल। इंसान अगर कोशिश करे और कहीं पहुंच जाए तो उसे अच्छा लगता है। तो अटेनेबल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? दीज अज्यूम एफिशिएंट बट नॉट परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस, एन अलाउंस इज मेड फॉर वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी। इंसान है तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी हो सकता है, मटेरियल है वेस्ट भी हो सकता है। However, the attainable standard is set at a higher level of efficiency than the
करंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सॉरी एक सेकंड, however, the attainable standards should be set at a higher level than the, मतलब अगर आप करंटली 2 घंटे में एक सवाल कर लेते हैं, सवाल के लिए फिर आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल 1 घंटा 50 मिनट, फिर तीसरा सवाल, तो आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है 1.5 घंटे लेट्स अज्यूम आइडियल है, 1 घंटा 49 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता अटेनेबल लेवल बढ़ाते जाएं और किसके नजदीक होने की ख्वाहिश रखते जाएं, नहीं जीरो नहीं, आइडियल। तो अटेनेबल लेकिन स्टैंडर्ड किससे ऊपर ही होगा? करंट स्टैंडर्ड से ऊपर ही होगा। ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल एक पहला सवाल 2 घंटे में हुआ तो अगले दफे खुश हो जाए, फिर मैंने 2 घंटे में कर लिया है, फिर मैंने 2 घंटे में कर लिया, अब हो सकता है 1.5 घंटे में हो रहा हो और आप बाकी आधा घंटा फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेहतर है कि आप स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग एडजस्ट करें और ताकि वो रिमेनिंग हाफ आवर भी यूटिलाइज हो सके। डन है सर? नेक्स्ट लाइन है, अटेनेबल स्टैंडर्ड आर मोस्ट लाइकली टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। क्यों जी? भी हो, कभी भी जाएंगे, कभी हो जाएंगे, इंसान में अर्ज रहेगी कि इंशाल्लाह अब मैं दोबारा कोशिश करूं। Reason that the standards are often based on attainable standards. However, a problem with attainable standard is deciding on the level of performance that should be the target for achievement. For example, if an attainable standard provides for some improvement in labor efficiency, should the standard provide for, हाँ जी अब ये मसला, ये जो मैं कह रहा हूँ ऐसा सा बढ़ाना है, ये 1% बढ़ाएं, 5 बढ़ाएं, 10 बढ़ाएं, आप बताएं कितना बढ़ाएं? अगर आप एम्प्लॉय बन के सोचेंगे तो आपका दिल करेगा 0.5 बढ़ाएं, 0.75 बढ़ाएं, और अगर एम्प्लॉयर बन के सोचेंगे 1 के बाद अब 5 तक तो आना चाहिए, तो अब ये वंस अगेन एक प्रॉब्लम आ जाएगा और एम्प्लॉइज हो सकता है महसूस करें कि वंस अगेन ये अटेनेबल बनाते 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 फिर आइडियल तक पहुंच गए। हमारे इसमें पढ़ते हुए बोल्ड तो हमें कुछ वर्ड दोबारा बोल्ड वर्ड्स पढ़े हैं अटेनेबल के। अटेनेबल स्टैंडर्ड्स में क्या अज्यूम होता है? परफेक्ट कंडीशंस अज्यूम नहीं होती। सॉरी जरा मैं पेज घूम गया, जरा पढ़ते रहेगा। और सेकंड पैराग्राफ में क्या है? देन आर करंट स्टैंडर्ड्स। करंट स्टैंडर्ड्स का मतलब है इस वक्त मौजूद है। Current standards may be useful, sorry, these are based on current working condition and at the entity, नीचे बेसिक पे भी आ जाता है एक मिनट, बेसिक की भी एक पहली लाइन पढ़ने पर मैं जरा इकट्ठा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। These are standards which remain unchanged over a long period of time. For example, 1980 में स्टैंडर्ड हुए, वो हो गया बेसिक। में आगे 2023 में जो स्टैंडर्ड्स होंगे आज वो कहलाएंगे करंट स्टैंडर्ड। ठीक, अब 2024 में आप जहां जाना चाहते हैं वो हो जाएंगे अटेनेबल, और फाइनली आपकी ख्वाहिश है कि 2030 तक वहां पहुंच जाए जहां तक हम पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। मैंने कोशिश की कि जरा कुछ ईयर्स के एंगल पास ना सकूं। बेसिक क्या है? कभी बनाए थे, अब वो आउटडेटेड है। करंट क्या है? आज जहां खड़े हैं। अटेनेबल क्या है? जहां आप शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं। और आइडियल क्या है? जहां आप शायद लॉन्ग टर्म में पहुंचना चाहते हैं। अब जरा पढ़ लें दोबारा बेसिक सिलेबस, बेसिक पढ़े नीचे, ये इंडिविजुअली जरा पढ़िएगा, एक मिनट में जरा आवाज ठीक कर लूंगा। जी ऑनेस्ट तो आवाज की कोई
काइंडली अगर आवाज ठीक होगी बता दीजिएगा प्लीज। ये बेसिक में क्या लिखा है? दीज स्टैंडर्ड्स आर unchanged over a long period of time, outdated standards, sometimes prepared in past. इसमें then आए दूसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करना है, बेसिक स्टैंडर्ड्स विल नॉट मोटिवेट टू इंप्रूव। क्यों सर? 1980 में स्टैंडर्ड बना था कि 1 घंटे में 1 यूनिट बनेगा, लेकिन लर्निंग करते 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 अब 20 मिनट में यूनिट बन जाता है और एम्प्लॉइज को पता है स्टैंडर्ड इनके वही है और देयरफॉर बाकी 40 मिनट्स कुछ करने की जरूरत नहीं है और हमेशा फेवरेबल ही आना है। करंट क्या है? बोलना बोलना बोलना। करंट वर्किंग कंडीशंस हैं, कैपेबल ऑफ अचीविंग एट द मूवमेंट है, करंट स्टैंडर्ड्स मोटिवेट करेंगे, ढूंढे कहीं तरह। ये सेकंड पैराग्राफ में हाउएवर ढूंढे, करंट स्टैंडर्ड्स आर अनलाइकली टू मोटिवेट एम्प्लॉइज टू इंप्रूव परफॉर्मेंस अनलेस देयर आर इंसेंटिव्स। ज्यादा बेस्ट कौन से नहीं फाइनल करें जरा। अटेनेबल से क्या होगा? मोटिवेशन होगी, सही है। और आइडियल अगर बना लिए तो उनसे डीमोटिवेशन भी हो सकती है अगर उसकी बेस पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करें। सबसे पहला आज का, बल्कि एक होमवर्क तो हो गया शायद, दूसरा होमवर्क रखें, इसको 10 मिनट देने। इन पेजेस को वॉल्यूम 1 के जो पेजेस अभी आपने मेरे साथ पढ़े हैं 10 मिनट निकाल लेंगे। जो रिमेनिंग टाइम है जरा एक छोटा सा क्वेश्चन जरा पढ़ लें, सॉल्व तो नहीं हो सकेगा लेकिन जरा एक क्वेश्चन पढ़ के जरा उठें। जो आइडियल टाइम अभी आया था, आइडल टाइम, सॉरी आइडल टाइम। कर लें सर जी, प्रैक्टिस कर लें मैक्सिमम जितनी हो सकती है प्रैक्टिस कर लें, तो रिवीजन भी साथ साथ होती जाए, प्रैक्टिस करते जाए। पेज नंबर काइंडली ढूंढिएगा 381 वॉल्यूम 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिल गया प्लीज? वॉल्यूम 2। Venus Limited is engaged in the business of processing and selling cashew nuts. Next page पे सेकंड जाए, रिक्वायरमेंट ए पढ़े, ऑल मटेरियल वेरिएंसेस के नाम बता दें। ना ना ना, ऑल मटेरियल वेरिएंस, सिर्फ मटेरियल वेरिएंस मींस फर्स्ट ब्रेकअप, ऑल मींस टोटल प्राइस यूजेज, और अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल हुआ तो मिक्स और यील्ड भी। ऑल लेबर वेरिएंसेस, टोटल रेट, आइडल टाइम, एफिशिएंसी, उसका फर्दर ब्रेकअप नहीं है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का टोटल बता दें। भाईजान एक ही वेरिएंस है ये, फिक्स ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, यहाँ कौन सा हाल है? वो ये एक ही है, वो ये पूछ ही एक रहा है, यहाँ कोई हाल नहीं है, ये हाल मैंने अपनी तरफ से लगाया। नहीं नहीं, वो आपकी बात ठीक है, यहाँ कोई हाल नहीं है, ये सिर्फ किस वेरिएंस की बात हो रही है। फॉर्मूला बताएं एक्सपेंडिचर का, बाइक के डायरेक्टर, बस ये वही है। ऑल कहाँ लगा हुआ है? आ जाए वापस, पहले रिक्वायरमेंट एक एंगल से पढ़ लेना। Venus Limited is engaged in the business of processing and selling cashew nuts. It purchases raw cashew nuts, which are then processed and packaged before selling to the consumers. VL uses standard costing system. The standard cost card for the month of February 2020 is given below. Standard cost card per ton of processed cashew nuts. Direct material 1.7 tons of raw cashew nuts
at the rate of 50,000 per ton. 1.75 raw cashew nuts are required to produce how many processed cashew nuts? 1 ton. ये पर टन स्टैंडर्ड है. किसका कितना लगता है किस पे? 1.75 टन ऑफ रॉ कैश्यू नट से 1 टन बनता है प्रोसेस कैश्यू नट, बाकी शायद वेस्टेज है. डायरेक्ट लेबर 8 आवर्स के हैं, 8 आवर्स पर कैश्यू नट, पर प्रोसेस कैश्यू नट 300 के है. लेबर 8 पर आवर. ब्रैकेट में जाए. आइडल टाइम इज एस्टिमेटेड एट, एक्सपेक्टेड था कुछ. फिक्स प्रोडक्शन ऑफ रेट्स 275 rupees per direct labor hour for budgeted production of 17,500 tons of processed and packaged cashew nuts. 17,500 के है budgeted production और 275 एक फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का रेट दिया हुआ वो, लेकिन लेबर आ रहा है. ये नट्स हैं, टन्स हैं, वो लेबर आ रहा है. एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए. 17,050 tons were produced. क्या है ये? Actual production. 31,500 tons of direct material at 46,500 rupees per ton were purchased and consumed during the month. हाँ जी ठीक है, पढ़ते रहे. Each ton of processed cashew nut took 7 hours to produce. Actual hours worked and direct labor was paid at the rate of. Number 4, scheduled maintenance of machine was not carried out, which reduced the idle time to. अब ये क्या है? Actual idle time की परसेंटेज है और ऊपर 5% एक्सपेक्टेड था. फेवरेबल एडवर्स है? वाई फेवरेबल? कम वेस्टेज हुई है. फिक्स प्रोडक्शन एवरेज अमाउंट रुपीज 32 million was incurred during the period. ये एक्चुअल है. Then story एक और भी है. VL's actual profit for the month of February was higher than the budgeted. Views of 3 department heads on high profitability are as follows. 3 डिपार्टमेंट्स अब इस चीज का क्रेडिट लेने लगे हैं कि प्रॉफिट हमारी वजह से बढ़ा है. नंबर 1, हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट फरमाते हैं डिस्पाइट स्टेबल प्राइसेस ऑफ रॉ कैश्यू नट्स इन द मार्केट फॉर द लास्ट 3 years, his department has saved significant cost by purchasing material from a new supplier at a relatively cheaper rate by good negotiation. This contributes significantly to the increase in profitability. उनके इस दावे को evaluate किया जा सकता है on कौन से वेरिएंसेस से? रेट के साथ साथ यूजेज भी. फिर ही शायद पता चलेगा कि ये ना उधर पैसे बचाते बचाते उधर क्वालिटी खराब हुई हो. नंबर 2, हेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा है his team's decision to increase labor rate has resulted in an increased motivation and overall efficiency of the workers, which led to the increase in profitability. ये कैसे चेक हो सकता है? हाँ जी, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी. और हेड ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है delaying the scheduled maintenance of machines has contributed to the VL's profitability. The machines are running well, therefore scheduled maintenance can be delayed for. वो शायद ये कहना चाहता है कि हमारी ऊपर देखा डिले करने की वजह से फिर आइडल टाइम कम हुआ है और शायद उसकी वजह सेविंग होगी. तो इस तरह करें. जरा नेक्स्ट पेज पे एक रिक्वायरमेंट सिर्फ इसकी तरह होमवर्क रख लें, बाकी पे 2-3 काम कल करेंगे. ये जो मटेरियल वेरिएंसेस है ऑल सिर्फ ये एक रख लें, होमवर्क थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा. बाकी इंशाल्लाह फिर लेबर जो ओवरहेड्स हैं और आइडल टाइम है इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे. 2-3 काम हो गए मेरी तरफ से, बता दें कौन कौन सा. पेज नंबर 200 एक है और एक रीडिंग के लिए 2 कुछ पेजेस हैं और एक अगर ये हो जाए, वैसे ये अगर ना भी हो तो खैर है. हाँ जी, प्रेप ही रिवाइज करके पहले वो 2 काम करना, ये तो इतना इशू नहीं इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स.